विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी हुई थी। वैसे तो वो अपना सारा काम खुद कर लेती हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से विमल की माँ से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ तुमसे। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो फिर मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगीं। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, जबकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने की थी, इसलिए वो चुपचाप हर दिन इसी तरह अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने तो कह दिया था कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे आखिर। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती जी अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी ना गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए बेटा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तब विमल आश्चर्य से बोला, लेकिन माँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा वहाँ? तभी कामिनी बीच में तुरंत बोल पड़ी, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो हमारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, और अपनी बेबसी पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके मनोभाव को दबा दिया, और वो सुकून सा महसूस करने लगा। अब कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो कि अमेरिका में रहते थे और एक बड़े डॉक्टर भी थे, वो आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, जब उसके पिताजी जिंदा थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद से वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वो अमेरिका से जो आ रहे थे। डॉक्टर रमेश यानी कि विमल के चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही कहीं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया।
डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो वो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। फिर वो बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती जी का ये हाल उनकी कल्पना से परे था। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया अपनी माँ की ये हालत देखकर। तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को डांटते हुए स्वर में कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद ही गांव आई थी। सरस्वती जी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है इसलिए। डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो सब इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा एक बात, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब तुम छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने तुम्हें अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। और कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। आप यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती जी से रोते हुए कहा। विमल को तो मानो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वो दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है, क्षमा करने के लायक भी नहीं है। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहोगी मेरे साथ और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती जी से आंख भी मिलाए। सरस्वती जी ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बेटी है ये। मानती हूँ इससे गलती हुई है, पर अपनी गलती का एहसास हो गया है इसे और मैंने इसे माफ़ कर दिया। ये सुनते ही कामनी और बच्चों ने सरस्वती जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया और फिर पूरा परिवार अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगा।